वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ संदीप जांगड़ा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होप्स फॉर अचीव में। एचएसएससी सीईटी ग्रुप 6 जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए है, उसकी हमने एक रिवीजन सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रखी है और उसकी जो आज हम यूनिट करेंगे वो है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं उसका रिवीजन। सबसे पहले जो टर्म आती है वो होती है शेयर। कि शेयर एक होता क्या है? ए शेयर और स्टॉक इज़ ए डॉक्यूमेंट इश्यूड बाई ए कंपनी विच entails its holder to be one of the owners of the company. A share is issued by a company or can be purchased from the stock market. A share represent a unit into which capital of a company is divided. कहने का मतलब क्या है कि शेयर जो होता है ना, वो एक डॉक्यूमेंट इश्यूड बाई ए कंपनी, किसी कंपनी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, विच इंटाइल्स इट्स होल्डर टू बी वन ऑफ द ओनर। जिसका मतलब क्या होता है कि वो जो कंपनी है, मतलब कि जो जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है, वो एक तरह से कंपनी का क्या है कि ओनर ट्रीट होगा। ए शेयर इज इश्यूड बाई ए कंपनी। एक शेयर जो होता है कंपनी के द्वारा इश्यू किया जाता है या फिर परचेज किया जा सकता है स्टॉक मार्केट से। और एक जो शेयर होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट इनटू विच कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड। मतलब कंपनी की जितनी भी कैपिटल है उसकी एक यूनिट है ना, वो एक शेयर रिप्रेजेंट करता है। ये शेयर का मतलब होता है। अब काइंड्स ऑफ शेयर में देखते हैं कितने तरह के शेयर होते हैं। दो तरह के मेनली होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर के भी टाइप हैं। प्रेफरेंस शेयर मीन्स, प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है डेट पार्ट, प्रेफरेंस शेयर डेट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच फुलफिल्स बोथ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। मतलब ऐसा शेयर जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो फुलफिल करता है ना, वो प्रेफरेंस शेयर कहलाएगा। और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं कि प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एट ए फिक्स्ड रेट और ए फिक्स्ड अमाउंट। मतलब कि कंपनी एंड ऑफ द ईयर जो होती है ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर में, तो उनमें जो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है ना, वो इन्हीं को दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। मतलब कि जिसके पास प्रेफरेंस शेयर है उनको पहले भुगतान होगा एक फिक्स्ड रेट से। एक तो ये रिक्वायरमेंट। दूसरी, प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न ऑफ द कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। अगर कंपनी कभी बंद होती है ना, तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इन दोनों में से पहले किसको भुगतान किया जाएगा? उनकी जो कैपिटल है वो वापसी किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर को। तो यही जो है ना, ये दो रिक्वायरमेंट होती हैं प्रेफरेंस शेयर की। अब इसके भी टाइप्स होते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब मेनली हम इनके नाम ही करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक रिवीजन सीरीज़ है, डिटेल से हम इनको नहीं करेंगे। पहला है जैसे कमल्टिव प्रेफरेंस शेयर हो गया, नॉन कमल्टिव हो गया, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ये इसके प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स हैं। फिर आता है इक्विटी शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर्स। मेनली आपको ये बता दूँ मैं कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ना, वो वास्तविक स्वामी होते हैं कंपनी के। रियल ओनर जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स विद रेफरेंस टू एनी सच कंपनी ऑल शेयर कैपिटल विच इज़ नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब कि सारे के सारे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं हो सकती, जो बाकी बच गए वो क्या होंगे? इक्विटी शेयर होंगे। इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड टू द होल ऑफ द प्रॉफिट्स मेड बाय द कंपनी आफ्टर द फिक्स डिविडेंड पेबल ऑन द प्रेफरेंस शेयर। मतलब कि कंपनी ने कोई प्रॉफिट या डिविडेंड, टोटल प्रॉफिट अर्न किया और उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया, और उसके बाद जो बाकी बच गया ना, वो प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? वास्तविक स्वामी होते हैं कंपनी के। इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद में डिविडेंड का भुगतान होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। अगर हम देखें कि जो शेयर होता है उसको इश्यू करने की जो प्रोसेस होती है, क्या होती है कि सबसे पहले कोई कंपनी होती है वो प्रोस्पेक्ट्स लिखा है इसमें, प्रोस्पेक्टस जारी करती है कि भी ये टर्म्स होंगी, ये कंडीशन होंगी, ये इतने शेयर होंगे, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या करती है? एप्लीकेशन रखती है, ठीक है, और एप्लीकेशन उनसे रिसीव होते हैं। मतलब कोई अगर उन शेयर्स को ख़रीदना चाहता है तो एप्लीकेशन रिसीव होती है। फिर उन शेयर्स को अलॉट किया जाता है, ठीक है, मतलब किस किस को शेयर दिए गए हैं। और फिर मेक कॉल्स का मतलब कि जैसे टोटल 100 रुपये का शेयर है, ठीक है, तो 20 रुपये एप्लीकेशन पे हो गए, 20 अलॉटमेंट पे हो गए, और जैसे बाकी बच के मतलब 25 लगा लो और 35 लगा लो, ये फर्स्ट फाइनल कॉल पे हो गए। तो ये दोनों क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रोसेस में आती हैं। पहले होगा प्रोस्पेक्टस इशू, फिर होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर होगा अलॉटमेंट, फिर लास्ट में फाइनल कॉल्स। और मतलब कि फर्स्ट और फाइनल कॉल दो होती हैं वैसे, तो ये एक कॉल के अंदर भी हो सकता है। अब आता है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। मतलब कि कैश में इशू करना हो, देयर में बी टू सिचुएशन अंडर दिस केस। इस केस में दो सिचुएशन होती हैं। एक तो शेयर्स पेबल इन लमसम। लमसम का मतलब इकट्ठे अमाउंट, मतलब 100 रुपये का है तो 100 रुपये की पूरे के पूरे। और दूसरा होता है शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। मतलब कि 100 रुपये का शेयर है तो 25 रुपये एप्लीकेशन पे हो गए, 25 अलॉटमेंट पे हो गए, 30 फर्स्ट कॉल पे हो गए, 20 फाइनल कॉल पे हो गए, ऐसे इंस्टॉलमेंट में।
अब शेयर पेबल इन लमसम में देखते हैं, कंपनी में आस्क इट्स शेयर होल्डर टू पे द लमसम अमाउंट ऑन द शेयर सब्सक्राइब बाय देम। कंपनी आस्क मतलब मांग सकती है शेयर होल्डर्स की जो अमाउंट है शेयर की वो लमसम में मतलब दे दी जाए। दीज शेयर्स आर मोस्टली इशूड एट पार, ये ओरिजिनल प्राइस पे मतलब 100 रुपये का है तो 100 रुपये पे इशू किए जाते हैं। एंड पेबल विद इन वन इंस्टॉलमेंट, और एक ही इंस्टॉलमेंट में पे किए जाते हैं। इन सच ए केस फॉलोइंग एंट्री आर रिकॉर्डेड, जैसे इश्यू ऑफ शेयर एट पार। अब यहाँ पर देखते हैं व्हेन ए कंपनी इश्यू इट्स शेयर एट द फेस वैल्यू, जब कंपनी अपनी फेस वैल्यू पे मतलब कि 100 रुपये का ही है या 10 रुपये लगा लो, 10 रुपये का एक शेयर है तो 10 पे ही जारी करती है ओरिजिनल प्राइस पे, तो इट इज़ नोन एज इश्यू ऑफ शेयर एट पार। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ 20, इंस्टॉलमेंट वाला कर रहे हैं कि फेस वैल्यू जो है शेयर की वो 20 है और जो इश्यू ऑफ प्राइस है ना वो भी कितना है 20, तो ये एट पार पे हो गया। इसकी एंट्रीज़ क्या होंगी कि सबसे पहले जब इशू किया जाएगा ना शेयर्स को तो सबसे पहले क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन का पैसा आएगा जिस शेयर होल्डर ने जो शेयर है वो परचेज़ किया एक तरह से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर आएगा आपका अलॉटमेंट इशू की, तो अलॉटमेंट इशू की एंट्री जो होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर जो अलॉटमेंट के समय आपने इशू किया है जो अलॉटमेंट का पैसा वो आपके पास आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसी तरफ कॉल्स का आएगा फर्स्ट और सेकंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसी तरह शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ये पार पे है। अब आता है इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम पे देख लेते हैं हम क्या होता है कि व्हेन ए कंपनी इशू एट शेयर मोर देन द फेस वैल्यू, जैसे कंपनी की फेस वैल्यू है 20 और वो शेयर इशू करते हैं 25 पे ऐसे, तो ये मोर देन फेस वैल्यू और ये प्रीमियम पे होगा तो उसमें क्या होगा फेस वैल्यू प्लस में प्रीमियम। इट इज़ नोन एज इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, कि फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करते हैं ना तो उसी को क्या कहा जाता है कि शेयर इशू एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज़ 10, अगर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 और इशू प्राइस जो है शेयर का वो है 12, इन सच केस ऐसे केस में जो 10 रुपये है वो तो फेस वैल्यू है और 2 रुपये है वो है प्रीमियम। अब जो प्रीमियम होता है मे बी कॉल बाय द कंपनी ऑन एप्लीकेशन, वो प्रीमियम की वैल्यू जो है वो एप्लीकेशन पे भी मंगवाई जा सकती है, अलॉटमेंट पे भी और कॉल्स, मतलब किसी भी टाइम मंगवाई जा सकती है। आप एप्लीकेशन पे भी मंगवा सकते हैं, अलॉटमेंट पे भी और कॉल्स पे। अगर कुछ भी नहीं कर रखा, नथिंग इज़ मैंशनड इन द क्वेश्चन, कुछ भी नहीं कर रखा तो मतलब जो प्रीमियम है वो माना जाएगा किसके साथ रिसीव होएगा, अलॉटमेंट के साथ में। जनरल एंट्रीज देख लेते हैं, जैसे मान लो कि शेयर एप्लीकेशन में ही वो प्राप्त हो रहा हमें, ठीक है, प्रीमियम की जो अमाउंट है वो शेयर एप्लीकेशन में है तो उसमें एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन पहली एंट्री। फिर क्या होगी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर प्रीमियम। कब, जब ये मनी जो आपकी रिसीव्ड हो रही है आपको विद प्रीमियम, कब, एप्लीकेशन मनी, मतलब एप्लीकेशन मनी के साथ में ही प्रीमियम। इसी तरह अगर अलॉटमेंट में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। इस तरह अगर कॉल्स में होगा तो शेयर फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्काउंट पे। व्हेन ए कंपनी इशू इट्स शेयर एट लेस देन द फेस वैल्यू, जब मान लो कंपनी जो होती है ना वो अपनी अमाउंट से फेस वैल्यू से कम में जारी करती है, 10 रुपये का है और वो 8 रुपये में इशू कर दे तो वो क्या होगा, 2 रुपये डिस्काउंट। इट इज़ नोन एज इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, उसी को क्या कहा जाता है कि शेयर इशू एट डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज़ 20, शेयर की फेस वैल्यू 20 है और प्राइस ऑफ शेयर इज़ 18, प्राइस कितना 18, तो 20 रुपये तो आपका फेस वैल्यू और 2 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्काउंट हो जाएगी। अब देखते हैं एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज़ एक्ट 2013 कंपनी एक्ट जो है अधिनियम जो है उसके सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग कंपनीज वुड नो लॉन्गर द बी परमिटेड टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। कंपनियों को अब आगे क्या है, परमिशन नहीं है क्या करने की, जो शेयर्स होते हैं उनको डिस्काउंट पे इशू करने की, जारी करने की। द ओनली शेयर डेट कुड बी इशूड एट ए डिस्काउंट आर स्वीट इक्विटी शेयर, मतलब कि जो डिस्काउंट पे जारी किए जा सकते हैं वो केवल कौन से शेयर होते हैं, स्वीट इक्विटी शेयर होते हैं, जहाँ पे शेयर आर इश्यूड टू एम्प्लॉय। जो स्वीट इक्विटी शेयर होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर को इन लिeu ऑफ देयर सर्विस अंडर सेक्शन 54 ऑफ 2013 एक्ट। 2013 के एक्ट जो 54 सेक्शन है उसके अंडर जो स्वीट इक्विटी शेयर हैं वही केवल डिस्काउंट पे जारी किए जा सकते हैं और वो भी किसको, वो किए जा सकते हैं एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर को उनकी सर्विसेज के बदले में। फिर आता है डिबेंचर। डिबेंचर एक तरह से भाई कंपनी की लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, लोन के रूप में ट्रीट होती हैं। डिबेंचर इज़ ए डॉक्यूमेंट
डेट आइदर क्रिएट्स ए डेप्ट और एक्नॉलेजेस इट, मतलब कि ये डेप्ट का रूप है, ये ऋण का रूप है। इट कॉर्पोरेट फाइनेंस द टर्म इज़ यूज फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेप्ट, मध्यम और लंबी अवधि के जो ऋण होते हैं ना उनके लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड बाय लार्ज कंपनीज टू बोरो मनी, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। कंपनी जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो डिबेंचर का वो हेल्प लेती है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर में फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर, रिडीमेबल, इरेडीमेबल। अच्छा, इश्यू ऑफ डिबेंचर जो होते हैं आपके वो कैश में भी हो सकते हैं, अदर देन कैश भी हो सकते हैं, एज कोलेटरल सिक्योरिटीज़ में भी हो सकते हैं। टर्म्स ऑफ इश्यू, डिबेंचर कैन बी इशूड इन 2 वेज, 2 तरह से डिबेंचर को जारी किया जा सकता है। कैसे? एट पार, मतलब वही सेम चीज़ 10 रुपये का है तो 10 रुपये में ही जारी करना। एट प्रीमियम, फेस वैल्यू 10 की 12 पे जारी कर दिया, 2 रुपये प्रीमियम हो गया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर में भी इश्यूड एट पार, एट और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब जर्नल एंट्रीज ना मैंने इसकी नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे कि जर्नल एंट्रीज ऑलमोस्ट क्या होती हैं, जो आपकी शेयर एप्लीकेशन शेयर वाली जो एंट्री थी ना ऑलमोस्ट वही होती है, वहाँ पर डिबेंचर का नाम लिख दिया जाता है बस, और कितने परसेंट का डिबेंचर, जैसे 10% डिबेंचर तो उसके आगे लिख दिया जाएगा 10% डिबेंचर। नेक्स्ट टर्म जो आती है आपकी वो है बुक बिल्डिंग। अब बुक बिल्डिंग क्या होती है? बुक बिल्डिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच एन अंडरराइटर अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द प्राइस एट विच एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग विल बी ऑफर्ड। IPO जारी किए जाते हैं, IPL का जारी किए जाते हैं, मतलब कि आपने स्टॉक मार्केट में देखा होगा कोई नई कंपनी आती है और वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है ना, तो शुरुआत की जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है वही जो डिटरमाइन करना, निर्धारित करना, वही आपका बुक बिल्डिंग कहलाता है। इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। बुक बिल्डिंग की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? सबसे पहले आपका इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की अपॉइंटमेंट होगी। फिर आपका बिड्स, मतलब कि जो पब्लिक को ऑफर किए जाएंगे और कब पब्लिक से बिड्स इकट्ठे किए जाएंगे। फिर आता प्राइस डिस्कवरी की जाएगी, प्राइस निर्धारण एक तरह से। और फिर आता है पब्लिसाइजिंग, मतलब कि इतनी बिड्स हमें रिसीव हुई, इन लोगों को हमने IPO वितरित किया। फिर आएगा सेटलमेंट। फिर आता है राइट शेयर्स। अब राइट शेयर्स क्या होती हैं कि राइट इशू इज़ एन ऑफरिंग ऑफ राइट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग का मतलब जो कंपनी के अंदर अभी भी जो शेयर होल्डर हैं उनको शेयर जो है वो जारी कर देना ऑफ ए कंपनी डैट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू बाई एडिशनल शेयर डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब कि कंपनी के जो ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं उन्हीं को क्या कर देना, जो शेयर्स हैं वो दोबारा इशू कर देना। राइट इशू होते हैं उनको, और वो भी कंपनी उनको क्या करती है, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके पास एक मौका बनता है, अवसर बनता है बाई करने का, परचेज करने का एडिशनल शेयर्स को। अतिरिक्त जो उनके पास हैं वो तो हैं, और उसके अलावा वो और ले सकते हैं, वो भी कैश पे, डिस्काउंट पे, रादर देन बाइंग दैम इन सेकेंडरी मार्केट। मतलब कि वो सेकेंडरी मार्केट में जाने की बजाय, मतलब स्टॉक मार्केट में जाने की बजाय वो कंपनी से डायरेक्टली उनको ले सकते हैं। द नंबर्स ऑफ एडिशनल शेयर दैट कैन बी बॉट डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टिंग होल्डिंग ऑफ द शेयर ओनर। मतलब कितने शेयर ले सकते हैं, परचेज किए जा सकते हैं एडिशनल, वो डिपेंड करता है एग्जिस्टिंग होल्डिंग ऑफ द शेयर ओनर। मतलब कि एट प्रेजेंट उस शेयर होल्डर के पास कितने शेयर हैं उसी के प्रोपोर्शन में उसको मिलते हैं। टू प्रोटेक्ट द वोटिंग राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनके वोटिंग राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए द कंपनी ऑफर फर्स्ट टू सब्सक्राइब न्यू इश्यू ऑफ शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग ऑफ शेयर विच इज़ कॉल्ड राइट इशू ऑफ शेयर। मतलब कि कंपनी के जो पुराने शेयर होल्डर हैं उनके वोटिंग राइट्स जो है, वोटिंग राइट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कंपनी जब भी नए शेयर इशू जारी करती हैं तो सबसे पहले इनको मौका देती है, इन्हीं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। इसी को कहा जाता है राइट इशू ऑफ शेयर। फ़ायदे क्या हैं भाई इसके राइट इशू की? इट इज़ चीपर देन ए पब्लिक शेयर इशू, सस्ता होता है भाई पब्लिक शेयर इशू से ये। रिड्यूस कंपनीज एक्सपेंसेस, कंपनी के जो अतिरिक्त खर्चे होते हैं ना उनको ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। डायरेक्ट मेथड टू रेज कैपिटल, कैपिटल को बढ़ाने का, ठीक है, ये डायरेक्ट सीधा प्रत्यक्ष जो होता है ना मेथड होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ राइट इशूज एज द सेम ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर, इनका भी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उस बिल्कुल सेम होता है, किस तरह से, जो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं उस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं हम बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है देख लो। बोनस शेयर आर एडिशनल शेयर, एडिशनल होते हैं भाई ये, जितने शेयर हैं आपके पास वो तो हैं, उसके अलावा गिवन टू द करंट शेयर होल्डर, जो कंपनी के अभी के शेयर होल्डर ना प्रेजेंट के, उनको दिया जाता है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, बिना किसी
अन्य कॉस्ट के बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर डेट है शेयर होल्डर ओन। एक शेयर होल्डर के पास अभी कितने शेयर हैं उनके आधार पे एडिशनल शेयर उनको दे देना, वो बोनस शेयर होता है कि बिना किसी कॉस्ट के। दीज आर कंपनीज अकुमुलेटेड अर्निंग, कंपनी की एक तरह से अर्निंग्स अकुमुलेटेड अर्निंग होती हैं विच आर नॉट गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, मतलब जमा की हुई एक तरह से अर्निंग है जो डिविडेंड के रूप में नहीं बांटी गई बट आर कन्वर्टेड इनटू फ्री शेयर, बल्कि उनको बदल दिया एक तरह से, मतलब डिविडेंड के रूप में नहीं दिया, उनको बदल दिया किसमें, एडिशनल शेयर्स में। सेक्शन 63 जो होता है ना कंपनी एक्ट 2013 का, वो बोनस शेयर के साथ में क्या होता है, डील करता है, मतलब उसी से संबंधित जो होते हैं वो सारे निर्णय लिए जाते हैं। इस पर एक्ट काम करता है 2013 कंपनी एक्ट सेक्शन 63। कैपिटल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू बोनस शेयर, बोनस शेयर की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो आपकी क्या होगी कि कैपिटल, रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये सारे एक तरह से अकुमुलेटेड अर्निंग्स हैं टू बोनस टू शेयर होल्डर। ये सारी आपकी अकुमुलेटेड अर्निंग होती है किसी कंपनी की, और फिर ये टू बोनस टू शेयर होल्डर्स में जाती हैं, और फिर आएगा बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर आता है बाई बैक। नेक्स्ट टर्म जो आती है आपकी वो बाई बैक ऑफ शेयर। बाई बैक इज द प्रोसेस बाई विच कंपनी बाई बैक इट्स शेयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यूजुअली एट ए प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस। बाई बैक क्या होता है कि कंपनी ने अपने ही शेयर होल्डर से अपने ही शेयर वापस ले लेना, और वो भी मार्केट प्राइस से ज़्यादा। When the company buy back the share, the number of shares outstanding in the market reduces, मतलब कि जब कंपनी बाई बैक करती है ना शेयर्स को अपने शेयर होल्डर के अपने शेयर होल्डर से बाई बैक करती है, तो जो शेयर होल्डर शेयर मार्केट में जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है ना मार्केट में, वो क्या होते हैं, रिड्यूस होना शुरू होते हैं। इट इज़ गॉन बाई सेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। सभी में लगभग ये कंपनी एक्ट लगता है भाई, ठीक है। और इसका जो बाई बैक का है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, सेक्शन 68 के द्वारा। फिर आता है आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कैसे होता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मीन्स, इसका मतलब रीपेमेंट, दोबारा से पेमेंट कर देना बाय द कंपनी ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑन अकाउंट ऑफ शेयर इशूड, मतलब कि जो अपने प्रेफरेंस शेयर्स थे उनको क्या कर देना, उनकी रिडम्पशन, उनका रीपेमेंट कर देना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 प्रेफरेंस शेयर इशूड बाय ए कंपनी मस्ट बी रिडीम्ड विद इन द मैक्सिमम पीरियड नॉर्मली 20 ईयर्स अलाउड अंडर द एक्ट, मतलब कि 20 साल के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के अंदर मैक्सिमम पीरियड होता है ये कंपनी एक्ट के अंदर अलाउड है, उसके अंदर कंपनी को क्या करना होता है, रिडीम करना होता है प्रेफरेंस शेयर को। तज ए कंपनी कैन नॉट इश्यू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डील्स विद प्रोविजन रिलेटिंग टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब कि कंपनी एक्ट 2013 का जो सेक्शन 55 है वो क्या करता है, गवर्न करता है, इसको कंट्रोल करता है। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी, वन न्यू शेयर आर इश्यूड एट पार, जब नए शेयर एट पार पे जारी किया जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। फिर आता है व्हेन न्यू शेयर आर इश्यूड एट प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर आता है आपका व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड एट पार, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ये एंट्रीज होंगी। और वन प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम पे, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम नॉन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। टू वाली सारी क्रेडिट की एंट्री होती है, आपको पता होगा। वन पेमेंट इज मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जब पेमेंट की जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी रिडम्पशन से रिलेटेड सारी जनरल एंट्रीज हैं। फिर एक आती है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो रिडम्पशन पे प्रीमियम होता है उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। फिर आता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसी तरह से जैसे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया था उसी तरह से डिबेंचर का रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रेफर्स टू द रीपेमेंट ऑफ दीज डिबेंचर्स बाय द कंपनी टू द डिबेंचर होल्डर, ठीक है, रीपेमेंट कर देना डिबेंचर होल्डर की। सो द कंपनी विल डिस्चार्ज इट्स लाइबिलिटी, ताकि कंपनी क्या अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो एंड रिमूव इट फ्रॉम द बैलेंस शीट, और अपनी बैलेंस शीट से इस लाइबिलिटी को हटा सके। अब इसके सोर्स क्या होते हैं भाई, डिबेंचर इश्यू रिडम्पशन करने के सोर्स कैपिटल में से कर सकती है कंपनी, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, मतलब नए शेयर इश्यू करके उनसे जो पैसा आए उनसे डिबेंचर रिडम्पशन कर सकती है, नए डिबेंचर इशू करके उनसे जो पैसा आए उनसे पुराने डिबेंचर रिडम्पशन कर सकते हैं, या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट में से भी कर सकती है। मेथड क्या क्या मेथड होते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन के लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड के अंत में एक पूरी पेमेंट के साथ में
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट, मतलब कि डिबेंचर को रिडम्पशन किया जाता है पूरे पैसे एक साथ ना दे करके इंस्टॉलमेंट्स में। बाय द परचेज ऑफ ओवन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट, अपने ही डिबेंचर क्या कर लेना, एक तरह से परचेज कर लेना ओपन मार्केट में। और लास्ट है इसका बाय कन्वर्जन इनटू शेयर, डिबेंचर को शेयर में बदल करके। फाइनल अकाउंट, जैसे हमने ना ये फाइनेंशियल अकाउंट्स जो पहली यूनिट थी उसमें पढ़ रखे फाइनल अकाउंट, वैसे फिर से इसको पढ़ लेते हैं कि फाइनल अकाउंट आर द अकाउंट विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे मान लो फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तो अगले साल, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट वो होते हैं जो अंत में बनाए जाते हैं फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च में। ए जर्नल इज़ रिकॉर्डेड एंड प्रिपेयर्ड रेगुलरली, एक जर्नल एंट्रीज जिसमें हम डालते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसको प्रिपेयर किया जाता है रेगुलरली एंड ट्रांसफर टू द लेजर में ट्रांसफ़र किया जाता है। और टू गेट फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड, मतलब कि सबसे पहले जर्नल में, सबसे पहले कहाँ पर जाएंगी, जर्नल में, फिर लेजर में, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट आपका। मोस्ट कंपनीज एंड कॉरपोरेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब संसार के लगभग सारे जो कंपनीज हो या कॉरपोरेशन हो 3 तरह के फाइनल अकाउंट्स बनाती हैं। नॉर्मली क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ना आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे आप कोई चीज़ बना रहे हो या सेल परचेज़ कर रहे हो ना, उससे रिलेटेड सेल परचेज़ वो सारी चीज़ें आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी। डायरेक्ट एक्सपेंस जो होंगे उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के, या आप चीज़ परचेज़ कर रहे हो उससे रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस जो होंगे वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। यहाँ से आपका ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस निकल के आएगा, वो ट्रांसफ़र होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके सारे इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे और यहाँ से आपका आएगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आपका जाएगा बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में सारी आपकी एसेट्स, मतलब कि जो इसमें और इसमें नहीं आया वो सारा बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में सारी आपकी एसेट और लायबिलिटी आती हैं और कैपिटल रिलेटेड। अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैं वो किसी कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को शो करते हैं, और बैलेंस शीट जो होता है फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है भाई, देखो इसमें लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट इज़ यूज टू डिटरमाइन द ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस निकालने के लिए बिजनेस का विच रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, मतलब जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम कोई बिजनेस, उससे उसका रिजल्ट जो निकल के आता है वो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, लाइक सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब इसका एक फॉर्मेट है, आपको देख लेते हैं हम, जैसे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओपनिंग स्टॉक डेबिट आइटम में, परचेज, रिटर्न आउटवर्ड, वेजीज, कैरीज इनवर्ड, ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। यहाँ पर सेल, रिटर्न इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कि आपकी डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो आपको लॉस होगा भाई, और क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा होगी तो आपको प्रॉफिट, और ये फिर ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आल्सो रेफर टू एज P&L अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रोवाइड यू विद एन ओवरव्यू ऑफ योर कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड के दौरान कंपनी के रेवेन्यू और इनकम क्या है, ठीक है, वही आपको शो करता है। दीज फिगर विल शो यू वेदर योर बिजनेस मेड ए प्रॉफिट और लॉस ओवर द पीरियड। और ये सारी फिगर आपको शो करती हैं कि आपके बिजनेस ने एक पीरियड के दौरान की प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस। फॉर्मेट ओपनिंग स्टॉक आ जाता है इसमें, ये तो ऊपर वाला चलो उसका है क्या, जो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ से देखो, मतलब ग्रोस लॉस और ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे आपकी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सैलरी हो गई, ठीक है, यहाँ से सैलरी हो गई आपकी, और इंश्योरेंस है, और बैड डेब्ट्स है, फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए, जो प्रोविज़न है वो हो गए, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रेंट हो गए। इधर आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स आ जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, ठीक है। ये सारे आपकी इनडायरेक्ट इनकम। ये साइड आपकी ज़्यादा है तो आपको नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, और ये साइड आपकी ज़्यादा है तो आपको नेट लॉस होगा। ये ट्रांसफ़र हो जाएंगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ कंपनीज एसेट और लायबिलिटी। कंपनी की एसेट और लायबिलिटीज़ की डिटेल को कंटेन करती हैं एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। मतलब बैलेंस शीट कभी भी टाइम पीरियड में नहीं होती, ये किसी खास दिन तारीख को बनती है। जैसे अकाउंटिंग ईयर जो आपकी 31 मार्च को ख़त्म हो रही है तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च ऐसा शो होगा। इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए स्पेसिफिक डेट। ये किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है किसी खास तारीख में। बताया था जैसे एसेट होंगी, लाइबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। एक तरह से इसका फॉर्मेट आप देख सकते हो। कैपिटल फंड है, ठीक है, ये सारी इधर लाइबिलिटीज़ आएंगी। कैपिटल आपका है ही, इसमें प्रॉफिट आपका मैच जो है वो ऐड हो जाएगा। ड्राइंग्स वगैरह माइनस हो जाएंगी, आपकी सारी एसेट वगैरह हैं, ठीक है।
अमलगमेशन क्या होता है भाई? एन अमलगमेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज विद एन इंटायरली न्यू एंटिटी। दो कंपनी हैं और दोनों कंपनियों को इकट्ठा कर दिया जाए और दोनों कंपनियां मिलके किसी एक नई कंपनी को फॉर्म कर दें, वही अमलगमेशन होता है। इंडियन टैक्स लॉ डिफाइन अमलगमेशन व्हाट ब्रॉडली एज द मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनीज विद अनदर कंपनी और द मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी टू फॉर्म वन कंपनी। दो कंपनियों का किसी तीसरी कंपनी में मिल जाना या दो से ज़्यादा कंपनी मिलके एक नई कंपनी बना लेना। इट रेफर्स टू मर्जिंग कंपनी एज द अमलगमेटिंग कंपनी। जो कंपनी मर्ज हो रही है उनको तो अमलगमेटिंग, वाइल द कंपनी दे मर्ज, और जिस कंपनी में वो मिल रहे हैं और विच इज़ न्यूली फॉर्म्ड या फिर नई बनती है उसको कहा जाता है अमलगमेटेड कंपनी। टाइप्स ऑफ अमलगमेशन कितने होते हैं भाई? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एज द नेम सजेस्ट, मतलब कि मर्जर के रूप में जैसा कि नेम है इसका, दिस इज टाइप ऑफ अमलगमेशन विच वर्क एज ए मर्जर, मतलब मर्ज हो जाना, दो यूनिट्स हैं, दो कंपनीज हैं, वो आपस में मिल गई, ठीक है, ये टाइप हुआ एक तो। दूसरा अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, एक कंपनी दूसरी को एक तरह से परचेज कर ले, ठीक है, सीधी सी बात, ये अमलगमेशन। फ़ायदे क्या होते हैं भाई इसके? एडवांटेजेस, कंपटीशन बिटवीन द कंपनी गेट्स एलिमिनेटेड, मतलब कि कई बार क्या होता है कंपटीशन जो होता है दो या तीन कंपनियों के बीच में, अमलगमेशन करने से वो क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आर इंक्रीज्ड, दो कंपनियां जब मिलेंगी तो उनकी टेक्निकल स्किल वगैरह ना वो आपस में सुधरेंगी और इससे एक्स्ट्रा फैसिलिटी इंक्रीज होंगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम होगी। स्टेबिलिटी इन द प्राइस ऑफ गुड्स इन मेंटेन्ड, मतलब गुड्स की जो प्राइसिंग है उसमें स्टेबिलिटी आएगी। गुडविल क्या होती है भाई? ये हमने पहले ही पढ़ा है। गुडविल एक तरह से किसी बिज़नेस की रेपुटेशन होती है, जो बिज़नेस किसी मतलब एक लंबी अवधि के दौरान जिस बिज़नेस ने मार्केट में अपनी जो वैल्यू है वो कमाई है, अपनी रेपुटेशन कमाई है। गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन टू ऑफ ए फर्म बिल्ट ओवर टाइम विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। और इस गुडविल के चलते क्या मिलता है आपको? जितने नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं उससे ज़्यादा, एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है ना, वही गुडविल की वैल्यू कहलाती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल, खासियत विशेषताएं, इंटेंजिबल एसेट होती है जिसको ना तो छू सकते हैं ना टच कर सकते हैं। फ्लक्चुएशन होती है, गुडविल फ्लक्चुएट मोड की होती है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सब्जेक्टिव, वैल्यूएशन इसकी क्या होती है? सब्जेक्टिव होती है। अब देख लेते हैं इसकी नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्यों ज़रूरत पड़ती है भाई गुडविल की वैल्यूएशन करने की? कौन कौन से ऐसे सिनेरियो होते हैं? जैसे कि एक तो होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना पार्टनर्स में वो चेंज हो जाए तो आपको गुडविल भी क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एडमिशन ऑफ नया पार्टनर, एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तब भी आपकी गुडविल की वैल्यूएशन। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा तब आपको गुडविल की वैल्यूएशन। डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर की मृत्यु होती है तब आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, कोई फर्म बंद हो रही है ना, ठीक है, तब भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अब आता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल निकालने के। तो नॉर्मल जो मेन मेथड है वो होता है सबसे पहला जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें क्या होता है? गुडविल जो होती है वो इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सिंपल सा फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट दिए होंगे और साथ में आपको ईयर्स ऑफ परचेज दिए होंगे तो मल्टीप्लाई करना है। सुपर प्रॉफिट मेथड में देख लेते हैं कि नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड, यहाँ से आप गुडविल की यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये बनेगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैसे आएंगे वो देखो। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड में 100। ये आपको गिवन होंगे। यहाँ से आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। अब सुपर प्रॉफिट क्या होगा कि जो आपका एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, ठीक है। और फिर आपकी गुडविल कैसे आएगी? जो आपका सुपर प्रॉफिट यहाँ से निकल के आया मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड है। फिर आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में दो मेथड हैं। एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पहले आपको, वो कैसे निकलेगी? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। टोटल एसेट के अंदर हम गुडविल को शामिल नहीं करेंगे कि टोटल एसेट में से हम निकाल देंगे आउटसाइड लायबिलिटी, तो आपकी आ जाएगी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आगे जो है वो देखिए, कैपिटल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आ जाएगा। और फिर आपकी जो गुडविल है, मतलब इसमें दो चीज़ निकालनी है आपको, एक तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड और एक कैपिटल एवरेज प्रॉफिट, ये दोनों निकाल लिया हमने। फिर गुडविल क्या होगी कि कैपिटल एवरेज प्रॉफिट जो है उसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड,
ये एवरेज था, एवरेज मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या होगा, इसमें क्या होगा, सीधा है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में आपका 100 डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कैपिटलाइजेशन मेथड का सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट आते हैं होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी क्या होती है, ए होल्डिंग कंपनी इज बेसिकली पेरेंट कंपनी, ठीक है, आल्सो नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, आपने LLC सुना होगा। इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी सर्विस, कोई किसी तरह की सर्विस नहीं देती है। इट इज़ सिंपली क्रिएटेड टू होल्ड एंड एक्सपेंड कंट्रोल, किसी दूसरी कंपनी के ऊपर अपना होल्ड करने के लिए, ठीक है, और कंट्रोल बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। ए कंपनी डेट कंट्रोल्स ओन एंड मैनेज अनदर कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी को क्या करती है, होल्ड करती है, मैनेज करती है। बाय होल्डिंग सफिशिएंट वोटिंग पावर, ऐसे कौन करने देगा, क्योंकि उसके पास क्या है, सफिशिएंट वोटिंग पावर होती है, नोन एज होल्डिंग कंपनी, उसी को होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। किसी दूसरी कंपनी पे कंट्रोल करना, सिंपल। टाइप्स होल्डिंग कंपनी के टाइप्स होते हैं, एक प्योर होती है, ठीक है, मिक्स्ड होल्डिंग कंपनी होती हैं, इमीडिएट होती हैं और इंटरमीडिएट होती हैं। अब आता है आपका कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको पढ़ लेते हैं हम एक बार कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी मीन्स बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बोथ द होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी जो कंट्रोल करती है किसको, और जिस कंपनी को कंट्रोल करती होती है सब्सिडरी, ठीक है। फाइनेंस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि किसके रिलेशन में, कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी की, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस किसका, दोनों का, भाई होल्डिंग कंपनी का भी और सब्सिडरी कंपनी का, दोनों का, ठीक है। बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन्हीं को कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। देयरफॉर ए कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों का, किसका भाई, होल्डिंग कंपनी का और इसकी सब्सिडी कंपनी का भी। इट इज़ प्रेजेंटेड बाई पेरेंट कंपनी ऑफ इट्स सब्सिडी अंडर इट्स कंट्रोल, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 AS 21 इज़ ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI के द्वारा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 प्रोवाइड गाइडलाइंस, ये दिशा निर्देश जारी करता है, किसके लिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको किस तरह से बनानी है, उससे रिलेटेड आपको गाइडलाइन, दिशा निर्देश देता है। विच आर प्रिपेयर्ड बाय पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी के द्वारा बनाई जाती हैं, डेट कंट्रोल वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज। ये एक दिशा निर्देश का काम करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सब्सिडरीज, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, ठीक है। इन सभी कंपनीज़ के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के गाइडलाइन के रूप में काम करता है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी आर कंसोलिडेटेड, मीनिंग दे आर इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं कि AS 21 जो है वो होल्डिंग कंपनी को दिशा निर्देश जारी करता है कि आप अपने जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड जितने भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे वो किस तरह से बनाओगे, कौन से रूल आपको फॉलो करने होंगे। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 आउटलाइंस द प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपकी प्रोसेस मेंशन होती है 21 में। इट रिक्वायर्स द पेरेंट कंपनी टू कंबाइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरी, मतलब कि एक तरह से होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये दोनों की कंबाइन करनी पड़ती है, किसको, एक पेरेंटिंग कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी को। मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट टू एलिमिनेट इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, कुछ इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होती है उनको एलिमिनेट करके, बैलेंस को एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इनको हटा करके। द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। यूनिफॉर्म मतलब जो हर जगह लागू होती है ना, वही अकाउंटिंग पॉलिसी लागू करके, यूज़ करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी, ऐसा दिशा निर्देश जारी किया जाता है 21 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में। अब महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 इन इंडिया, भारत में देखिए। कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी दोनों होती हैं, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी होती है और इसमें अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, मतलब इससे क्या होता है कि डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो उसमें सुधार आता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस होता है इसमें, अकॉर्डिंग टू लॉ होती है। इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी, IFRS जो होता है आपका, ठीक है, उसकी मतलब इंटरनेशनल जो रूल्स होते हैं उनके साथ में आप कंपेयर इसको कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है बैंकिंग कंपनी। बैंक आपने सुना है नाम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके अकॉर्डिंग ये बैंकिंग कंपनी मीन्स द एक्सेप्टिंग
फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, मतलब एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब एक तरह से लोगों की सेविंग्स जो हैं एक्सेप्ट करना, किसके लिए, उधार देने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, ऑफ डिपॉजिट मनी फ्रॉम द पब्लिक रिपेबल ऑन डिमांड अदरवाइज विड्रॉन बाय चेक ड्राफ्ट ऑर्डर, मतलब कि पब्लिक जो होती है उनकी सेविंग, उनकी डिपॉजिट को लेना, ठीक है, एक्सेप्ट करना, और फिर उस डिपॉजिट को आगे लोगों को उधार दे देना या फिर इन्वेस्ट कर देना बैंकिंग कंपनी का काम होता है। इन शॉर्ट, ए बैंकिंग कंपनी मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी कंपनी विच कैरीज ऑन द बिजनेस और विच ट्रांसलेट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस करते हैं किसमें, बैंकिंग में, भारत में एक तरह से। फंक्शन ऑफ बैंकिंग कंपनी, क्या फंक्शन होते, कार्य, नॉर्मली आपको पता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पीपल्स, जो जनता है, ठीक है, उनकी डिपॉजिट सेविंग जो होती है उनको एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड करता है उनको, पेमेंट एंड सेटलमेंट, करेंसी एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज वगैरह देती है, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, ये आपको सभी चीज़ें आपको पता है कि एक बैंकिंग कंपनी होती है, ये सुविधाएं आपको देती है। आप जमा करवा सकते हो पैसे, लोन वगैरह ले सकते हैं, पेमेंट और सेटलमेंट कर सकते हैं, करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट वगैरह की जो सर्विसेज है वो इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आपको बैंकिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, मेनली दो तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे मैं उन दोनों के आपको एक बार फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म बी, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये एक तरह से इसका आप देख सकते हो क्या है, फॉर्मेट है बैंकिंग कंपनी का, और ये बैलेंस शीट का, ठीक है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अब आता है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस मीनिंग इज़ ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़, दो पार्टीज़ के बीच में एक वैध, ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, एक तो था द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंडिविजुअल, जो इंश्योरेंस दे रहा है सर्विस वो इंश्योरर, और जो ले रहा ना इंडिविजुअल वो इंश्योर्ड, वेर इन द इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर फाइनेंशियल लॉसेज, किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस होता है उसकी भरपाई करने का जिसमें प्रॉमिस किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, टू इनकर्ड कॉन्टीजेंसी इन रिटर्न फॉर द प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड इंडिविजुअल। इसमें कोई इंडिविजुअल होता है वो, अब जैसे कि मतलब किसी भी रूप में अगर उसको संभावित नुकसान दिख रहा है ना, उसकी रक्षा के लिए, ठीक है, उस रिस्क से बचने के लिए वो एक प्रीमियम देता है इंश्योरेंस कंपनी को, और उस प्रीमियम के बदले इंश्योरेंस कंपनीज उसको क्या देती हैं, प्रॉमिस देती हैं कि अगर भविष्य में इससे रिलेटेड आपको नुकसान होता है तो वो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इन सिंपल वर्ड, इंश्योरेंस इज ए रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म, एक तरह से इंश्योरेंस क्या होता है, रिस्क का ट्रांसफर कर देना, वेर यू ट्रांसफर यूर रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी, कि आपका रिस्क है ना, मतलब आपको लग रहा है कि आपका नुकसान हो सकता है संभावित, आप उस रिस्क को ट्रांसफर कर देते हो इंश्योरेंस कंपनी को, एंड गेट द कवर फॉर फाइनेंशियल लॉसेज, और भविष्य में उससे रिलेटेड कोई नुकसान होता है तो उसको कवर किया जा सकता है किसके द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। डेट यू मे फेस ड्यू टू अनफॉर्सिन इवेंट्स, मतलब कि अनफॉर्सिन जिनका पता नहीं है, उन वजह से आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। एंड द अमाउंट डेट यू पे फॉर दिस अरेंजमेंट, और इसके लिए आप जो अमाउंट दे रहे हो ना कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनी को, वो क्या कहलाती है, आपकी प्रीमियम। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रीमियम, दो तरह के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आपको पता है कि जो लाइफ से जुड़े हुए जितने भी इंश्योरेंस होते हैं ना, जीवन, ठीक है, ज़िंदगी से जुड़े हुए जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम हैं वो सारे आपके लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में आप जैसे कि सामान, मतलब कि कोई बिजनेस है और फायर इंश्योरेंस करवा लेता, मतलब आग से, ठीक है, और भी बहुत सारे इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में आते हैं, ठीक है, वो सारे जनरल इंश्योरेंस। लाइफ वाले हैं जो लाइफ से रिलेटेड आएंगे आपके। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएगी, एन इंश्योरेंस शैल प्रिपेयर द, एक इंश्योरर होता है ना, वो उसको क्या क्या प्रिपेयर करने पड़ेंगे, अब ये तीन चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। एक तो होता है रिवेन्यू अकाउंट, पॉलिसी होल्डर अकाउंट जिसको बोलते हैं, किस रूप में, ARA, और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस रूप में, APL, एक होता है बैलेंस शीट, ABS। ये इंश्योरेंस होल्डर, आपका जो इंश्योरर है कंपनी, उसको ये बनाने पड़ेंगे। इन तीनों का मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ फटाफट से। ये फॉर्म ARA है, ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट होता है, ठीक है, और ये आपका APL है, ठीक है। डिटेल में डिस्कस मैं नहीं कर रहा, एक तरह से रिवीजन रिवीजन वीडियो आपकी है। और ये आपकी बैलेंस शीट है ABS, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी को कौन कौन से करने पड़ते हैं, एक तो रिवेन्यू अकाउंट, किस रूप में, वहाँ पर A था, यहाँ पर बस B है, ठीक है।
BRA प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्म BPL और बैलेंस शीट फॉर्म BPS। इसका भी मैं फॉर्मेट आपको दिखा सकता हूँ। देखिए फॉर्म BRA है, ये आपका रिवेन्यू अकाउंट है जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। और फिर आता फॉर्म BPL, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और फिर आता आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये फॉर्म B-PS है, ठीक है। फिर आता लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से कंपनी का बंद हो जाना। लिक्विडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ए बिजनेस। किसी कंपनी को वाइंड करना, बंद करना, ठीक है। इट इज़ एन एक्टिविटी वेयर इन द एसेट ऑफ बिजनेस एंड आर सोल्ड टू जनरेट फंड। ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे जो फर्म की या बिजनेस की एसेट होती है ना, उनको बेच दिया जाता है, किस लिए, फंड जनरेट करने के लिए। और फिर उन फंड को, दीज फंड्स आर देन यूज टू सेटल एग्जिस्टिंग डेप्ट। जो कंपनी के एट प्रेजेंट के उस समय के ऋण हैं, लोन हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनको चुकाने के लिए और क्रेडिटर को पे करने के लिए उन फंड का यूज़ किया जाता है। कंपनी को मेनली यहाँ पर बंद किया जा रहा है। लिक्विडेशन कैन बी फोर्स्ड और वॉलेंट्री। फोर्स्ड मतलब एक तरह से आपको ज़रूरी हो जाए कानून के द्वारा, ठीक है, कोर्ट के आदेशों से। और एक होता है वॉलेंट्री, इच्छा से। अब टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन में ही बात कर लेते हैं दोनों की। एक तो होता है फोर्स्ड और कंपल्सरी लिक्विडेशन। ये फोर्स्ड और कंपल्सरी लिक्विडेशन अब हैपन्स व्हेन द क्रेडिटर ऑफ बिजनेस, क्रेडिटर जो होते हैं बिजनेस के, लॉस पे, जब उनका भरोसा उठ जाए इन द बिजनेस रिपेमेंट कैपेसिटी, कि उनको लगने लगे कि बिजनेस उनकी जो पेमेंट है वो नहीं कर पाएगा। दे अपील टू द कोर्ट टू गेट द बिजनेस डिसोल्ड। वे अपील कर देते हैं कहाँ पर, कोर्ट में, कि बिजनेस को बंद करवाया जाए। एंड द कोर्ट मेल पास द लिक्विडेशन ऑर्डर। और कोर्ट को अगर सही लगी उनकी बात तो कोर्ट क्या कर सकता है, लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर सकता है। तो ये हो गया आपका फोर्स्ड और कंपल्सरी लिक्विडेशन। सेकंड है वॉलंटरी। वॉलंटरी जैसे नाम से पता चल रहा है क्या, कि लिक्विडेशन नॉट ओनली हैपन्स व्हेन द बिजनेस बिकम इंसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट, कि जब बिजनेस की क्षमता ही ना रहे या फिर इंसॉल्वेंट हो जाए तभी बिजनेस बंद नहीं होता। सम केसेस द ओनर माइट डिसाइड, कंपनी के जो मालिक होते हैं ना वो भी डिसाइड कर लेते हैं कि बिज़नेस को वो क्या करेंगे, शट करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है, वाइंड करेंगे, चाहे वो बेशक किस पोजीशन में हो। इफ़ इट इज़ ए सोलेंट, मतलब उनके पास चाहे बेशक क्या हो, कि उनकी जो रिपेमेंट की, क्रेडिटर को पैसे देने की क्षमता है वो भी हो, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो बिज़नेस को बंद किया जाए, तो ये वॉलेंट्री लिक्विडेशन आपका होगा। तो ये आपकी यूनिट थी कॉरपोरेट अकाउंट की। इसके मेन पॉइंट जो हमने हैं आज क्या किए हैं, इसके डिस्कस किए हैं। एक तरह से ये रिवीजन है, ठीक है फ्रेंड्स, रिवीजन, ठीक है। इसमें आपको डिटेल चीज़ें नहीं हैं, ये ध्यान रखना, डिटेल नहीं है। और डिटेल चीज़ें पढ़ने का मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी एट प्रेजेंट आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल चीज़ें पढ़ें, ठीक है। रिवीजन कर रहे हो, MCQ कर रहे हो, PYQ कर रहे हो, ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि HSSC कभी भी आपकी ग्रुप 6 की जो डेट्स हैं वो बता सकते हैं भाई इस तारीख को एग्ज़ाम है। और अगर जिन बच्चों ने क्या है कि डिटेल में पढ़ रखा है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना उनके पास कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं। तो जितना ज़्यादा आप हो सके रिवाइज़ कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली जो भी यूनिट होगी उसकी जो रिवाइज वीडियो है, रिवीजन वीडियो, उसके साथ हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अगला। तब तक हैव ए नाइस डे।